नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बजट पेश करने के बाद में सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि साल 2025-26 के वित्त वर्ष के लिए सरकार ने 2,05,000 से भी ज्यादा की वार्षिक का अनुमान प्रस्तावित किया है। इस दौरान आपको बताते चले कि 1,76,000 करोड़ से भी ज्यादा की आय का अनुमान लगाया गया है। इसमें 20,125 गैर टैक्स आय शामिल है। कुल बजट में ये सामाजिक सुरक्षा के ऊपर 32.84% खर्च किया जाएगा। सामान्य सेवाओं पर 15.37% खर्च किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 2,05,017 करोड़ रुपए का बजट किया है। रिसीव्स की अगर बात करें तो टैक्स प्राप्तियां कुल 1,07,691 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। गैर टैक्स प्राप्तियां कुल 20,125 करोड़ अनुमानित हैं। शेष कैपिटल प्राप्तियां हैं। मैंने सामाजिक सेवाओं सोशल सर्विस के लिए बजट के 32.84% का प्रावधान किया है। जनरल सेवाओं में 15.37%, आर्थिक सेवाओं में 21.53% बजट रखा। बजट पेश करने के बाद में सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बजट में आपको बताते चले कि बड़ी बातों को पत्रकारों के साथ में साझा किया। क्या कुछ बताया उन्होंने, आपको सुनाते हैं। मैंने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 2,05,017 करोड़ रुपए का बजट आज पेश किया है। रिसीव्स की अगर बात करें तो टैक्स प्राप्तियां कुल 1,07,691 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। गैर टैक्स प्राप्तियां कुल 20,125 करोड़ अनुमानित हैं। शेष कैपिटल प्राप्तियां हैं। मैंने सामाजिक सेवाओं सोशल सर्विस के लिए बजट के 32.84% का प्रावधान किया है। जनरल सेवाओं में 15.37%, आर्थिक सेवाओं में 21.53% बजट रखा है। बजट का शेष 30.26% हिस्सा पुराने ऋण के मूलधन व ब्याज की अदायगी पर खर्च होगा। और मुझे यह भी बताते हुए कि लड़कियों के लिए किशोरी योजना जिसकी चर्चा की है सभी 22 जिलों में लागू की जाएगी। और हरियाणा को भविष्य सक्षम युवाओं के लिए बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, यह इतना बड़ा विषय है कि आज से 20 वर्ष के बाद क्या होना है, क्योंकि पब्लिक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा गति में बढ़ रही है। हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, हमारी ये सोच है कि आने वाले 20 वर्षों में अगर इतनी आबादी होती है तो लोगों को असुविधा ना हो, इसके ऊपर विचार करेंगे। सुझाव भी देगी सरकार को कि यहां पर ये आप करिए, यहां पर ये करिए, यहां पर ये दिक्कत है, ये कमी है, इसको पूरा करिए। इसके नाम से एक विभाग हम बनाएंगे, ये भी निर्णय हमने किया है। हरियाणा एआई मिशन। तो हरियाणा के लिए साल 2025-26 का बजट पेश किया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री 2,05,017 करोड़ का बजट पेश किया है और ये बजट मुख्य रूप से महिलाओं, बुजुर्गों, किसान और युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2025-26 के लिए कुल 2,05,017.29 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव करता हूं, जो और साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद भी मौके पर उनकी समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बताते चले कि कई किसान संगठनों ने यहां पर पार्ट लिया और इस दौरान धरना स्थल पर भारतीय किसान यूनियन के शामिल हुए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि नूह से हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर बैठे हैं। महापंचायत बुलाई गई है। एसडीएम साहब ने आके हमें आश्वासन दिया है कि ईद के फौरन बाद मुख्यमंत्री जी से आपकी मीटिंग कराई जाएगी। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी हमारी जो 2 मुख्य मांगे हैं उनका सॉर्ट आउट करेंगे। अन्यथा हमने इसी मंच से कॉल भी दे रखी है कि 7 तारीख को अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता तो 7 तारीख को पूरे हरियाणा से हर हिस्से से पूरे हरियाणा के हर हिस्से से किसान आएंगे और जो इस 1600 एकड़ में जो काम चल रहा है विद एटीएल के जो चाइनीज कंपनी है उसका भी काम बंद करा जाएगा। है कि सीएम साहब से हमारी मीटिंग अपॉइंटमेंट करा दी जाएगी। अगर 7 तारीख तक हमारी सीएम साहब से मीटिंग हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा इस काम को पूरे को बंद कर दिया जाएगा। अब की बार तो हमें उम्मीद है कि जो चाइनीज कंपनी का एटीएल का काम चल रहा है हम इसको भी बंद कर देंगे। 2 मुकदमे भी दर्ज किए। मुकदमे अगर 100 भी दर्ज हो जाए तो भी कोई मसला नहीं है। तो मुकदमे इन आंदोलनों में ये तो एक छोटी सी बात है, बहुत छोटी बात। अगर 2 के बजाय 2000 मुकदमे भी दर्ज हो जाए हम मुकदमों से डरने वाले नहीं है। हम अपनी जान हथेली पे लेकर आंदोलन कर रहे हैं और जब तक हमारी मांगों का सॉर्ट आउट नहीं होता जब तक हम ऐसे ही संघर्ष को जारी रखेंगे। देखिए 29 फरवरी 2024 से ये धीर धूका में आंदोलन हमारा चल रहा है। लगभग 13 महीने हो चुके हैं और अनेक आश्वासन मिले, अनेक महापंचायतें हुई, बहुत सारे फैसले लिए गए। पिछले दिनों जब 13 फरवरी को यहां हमारी पंचायत हुई, उस पंचायत में एसडीएम साहब ने यहां कहा कि हम 15 दिन में आपकी मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करवा देंगे, लेकिन मीटिंग नहीं हुई। मीटिंग की बजाय 10 मार्च को यहां बड़ी फोर्स लगा करके और जो काम 13 अगस्त से आईएमटी का बंद था उस काम को शुरू किया गया। हमारे साथियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। इसी प्रकार से 11 मार्च को फिर बड़ी फोर्स लगा करके काम शुरू किया गया और हमारे सैकड़ों महिलाओं को और किसानों को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर एफआईआर की गई। खबर सिरसा से है, जहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 26 मार्च से 60 दिन का क्लोजर लिया जाएगा। 26 मार्च से 26 अप्रैल तक 1 माह पेयजल आपूर्ति होगी। इस दौरान सरहिंद फीडर से 2000 क्यूसेक पानी मिलने की संभावना है। 27 अप्रैल से 27 मई तक पूर्ण क्लोजर रहेगा। हालांकि अब तक जल संसाधन विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। प्रस्तावित क्लोजर के मद्देनजर जल संसाधन विभाग और पीएचईडी की ओर से पेयजल भंडारण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और आंशिक क्लोजर के दौरान लगभग 2000 क्यूसेक पानी लोहगढ़ हेड पर सरहिंद फीडर से लिया जाएगा। आपको बता दें कि आंशिक क्लोजर को लेकर पीएचईडी अलर्ट है और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि विभाग ने नोटिफिकेशन अभी तक कोई भी जारी नहीं किया है। सर्व कल्याण मंच द्वारा हल्का भवानीखेड़ा के गांव पूर्व में जिला स्तरीय 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, जिसमें लगभग 52 टीमों ने हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता के फाइनल मैच में भवानीखेड़ा की टीम ने पुर गांव की टीम को हराकर प्रतियोगिता जीती है। जानकारी देते हुए सर्व कल्याण मंच के अध्यक्ष नवीन कौशिक ने बताया कि आज हुए मैच में पहले क्वार्टर फाइनल में
पुर और मेहंदा की टीमों में, जिनमें से 6 ओवर में मेहंदा ने 86 रन बनाए और वहीं पुर गांव की टीम ने 5 ओवर से ही टारगेट पूरा कर जीत हासिल की है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में टाड़ी महू ने बड़ेसरा की टीम को 15 रनों से हराकर मैच को जीता है। प्रतियोगिता के आयोजन पे आए थे। आज फाइनल मैच था। ये सर्व कल्याण मंच के द्वारा ये प्रतियोगिता कराई गई थी। इसमें तकरीबन 52 टीमों ने हिस्सा लिया था और आज फाइनल मैच भवानीखेड़ा वर्सेस पुर का आया है, जिसमें भवानीखेड़ा विनर रही है और पुर गांव की टीम सेकंड रही है। बहुत अच्छा मैच लगा इनका और मैं तो ये कहूँगा सर्व कल्याण मंच ने बहुत अच्छा काम किया है। समय समय पर युवाओं में एक जागृति लाने का काम करते हैं और हर गांव में कुछ न कुछ अच्छा काम करने का काम करते हैं। सर्व कल्याण मंच की तरफ से भिवानी जिले में जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता करवाई गई गांवपुर में और इस प्रतियोगिता में आसपास के इलाके से, आसपास के गांव से लगभग 52 गांव के टीमों ने हिस्सा लिया, प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। और आज इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता में भवानीखेड़ा की टीम विजेता रही और दूसरे स्थान पर गांवपुर की टीम जीता रही। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में समापन दिवस पर भवानीखेड़ा विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि पहुंचे। हम धन्यवाद करते हैं पूरी टीम की तरफ से विधायक जी का और आसपास के गांव की टीम का, पूरी सर्व कल्याण मंच की टीम का मैं आभारी हूं कि सब खिलाड़ियों ने खेल की भावना से प्रतियोगिता को खेला। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सभी खिलाड़ियों को हमेशा खेल की भावना से खेलें और ऐसी प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों में, आसपास के इलाके में, गाँव में। बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आधी आबादी का ख्याल रखती है और इसी कड़ी में पार्लियामेंट में भी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी महिलाओं को ही हो रही है और इसके लिए भी बीजेपी हमेशा प्रयासरत रहती है। 2 दिन की चुनावी प्रक्रिया के बाद में रेवाड़ी से पूर्व में रही बीजेपी जिला अध्यक्ष वंदना पोपली को सर्वसम्मति से दोबारा से रेवाड़ी का जिला अध्यक्ष उनकी काबिलियत और उनके पार्टी के हित में किए गए कामों को देखते हुए चुना गया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। और ये भी कहना है कि पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल का, जो कि रेवाड़ी में वंदना पोपली को उनकी जिम्मेदारी दोबारा सौंपने के बाद में पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर और एक दूसरे की लड्डू खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया है। देखिए, संगठन पर्व चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। पूरे देश में संगठन के चुनाव हो रहे हैं और हमारी जो पार्टी है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है, आंतरिक चुनावों में भी विश्वास रखती है। और जिस प्रकार से लगातार हमने सदस्यता की, उसके बाद हमने 792 बूथ अध्यक्ष बनाए, उसके बाद 15 मंडल अध्यक्ष बनाए और उसके बाद अगला नंबर था जिला अध्यक्ष का। तो उसके चुनाव की प्रक्रिया जो है वो कई दिनों से चल रही थी। रायशुमारी भी की गई, सभी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनसे भी और एक एक व्यक्ति से पूछा गया और उसके बाद कल नॉमिनेशन फॉर्म भरे गए। और आज जो मुझे कहा गया है, मुझे दायित्व दिया है, उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहूंगी और साथ के साथ जिन भारतीय जनता पार्टी के रेवाड़ी के कार्यकर्ताओं ने मुझे चुना है उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। देश में वन नेशन वन इलेक्शन कानून पास होने की संभावना जताई जा रही है। साल 2029 में इसी के अनुसार चुनाव भी हो सकते हैं, जिसका पूरा प्रारूप भी तैयार हो चुका है। इसी विषय को लेकर बीजेपी द्वारा एक सेमिनार का आयोजन दिनोद गेट स्थित अचल नर्सिंग होम में करवाया गया और इस कार्यक्रम के चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं और वहीं इस कार्यक्रम में वन नेशन वन इलेक्शन पर विशेष रूप से उपस्थित थे। देखिए, दिमाग में कोई भी क्वेश्चन कब अराइज होता है, इसके लिए मैं अपने अनुभव के आधार पर एक लॉजिक देना चाहूंगा। दिमाग में कोई भी प्रश्न जो अराइज होता है वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस और इंडिकेटर्स पर, क्योंकि आइडिया जो होता है वो इमेज होता है दिमाग के अंदर कि किस प्रकार की परिस्थितियां हैं और किस प्रकार के वहां आसपास के मतलब जो उदाहरण है वो। तो जब ये क्वेश्चन दिमाग में आया कि एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, इसके पीछे तो पार्लियामेंट्री कमेटी को ये एजेंडा सौंप दिया गया है, वो अपने निर्णय देगी सबसे विचार करते हुए। अभी हरियाणा में पहले लोकसभा चुनाव हुए, फिर अपने पहले लोकसभा के हुए, फिर अपने राज्यसभा के हुए
और अब फिर तीसरी सरकार नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव हुए तो बार बार आचार संहिता लगी तो